After a wait of 10 minutes, I think now we should start our lecture. कि अगर बीच में कोई आते जाएंगे तो हम उनको एडमिट करते जाएंगे. ओके, सो ब्रेक डाउन एंड लिक्विड. ब्रेक डाउन प्रोसेसेस फॉर द लिक्विड डाइलेक्ट्रिक, ये आज हमारा टॉपिक है. और ब्रेक डाउन प्रोसेसेस में जो सबसे पहली थ्योरी हम पढ़ेंगे वो है सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी. सही है. अच्छा, सो सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी क्या कहती है कि कमर्शियल लिक्विड्स will always contain solid impurities either as fiber or as dispersed solid particles. मतलब ये है कि जो कमर्शियली लिक्विड बनाया जाता है, यानी इंडस्ट्री में जो लिक्विड बनाया जाता है, तो वो उसका प्योर होना बहुत ही मुश्किल होता है. यानी वो 100% प्योर कभी भी नहीं होता. तो उसमें होती है इम्प्योरिटीज़. वो इम्प्योरिटीज़ या तो सॉलिड फॉर्म में हो सकती हैं और या गैसियस फॉर्म में हो सकती हैं. सही है. गैसियस फॉर्म में भी इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, ये हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे. और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकती हैं. सही है. तो हर एक की अपनी परमिटिविटी होती है. सही है. परमिटिविटी आपको पता है डायरेक्ट्रिक की प्रॉपर्टी है, जिसकी मदद से वो पोलराइज होता है. तो permittivity of the solid is greater than the permittivity of the liquid. सही. and is greater than the permittivity of the gaseous. यानी सॉलिड की परमिटिविटी सबसे ज़्यादा होती है, पर लिक्विड की होती है, और सबसे कम परमिटिविटी जो होती है वो गैसियस की होती है. सही. तो अब कमर्शियल लिक्विड में इम्प्योरिटीज़ होती हैं या सॉलिड फॉर्म में होती हैं और या गैसियस फॉर्म में होती हैं. तो अब ये असल में एक कॉम्पोजिट मटेरियल सा बन जाता है. यानी लिक्विड में, अब लिक्विड है. सही है. और लिक्विड के अंदर ये है लिक्विड, और लिक्विड के अंदर होती हैं किसके, सॉलिड पार्टिकल्स. सही. सॉलिड पार्टिकल्स. तो अब इसकी अपनी परमिटिविटी होगी लिक्विड की, और इसकी अपनी परमिटिविटी होगी. तो एक ही कंटेनर में दो डिफरेंट परमिटिविटीज वाले मटेरियल आ गए. सही. अब फॉर एग्जांपल सॉलिड की परमिटिविटी को हम पर एप्सिलॉन 2 कहते हैं. फॉर एग्जांपल इसकी है एप्सिलॉन 2. और लिक्विड जो है इसकी परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन 1 कर देते हैं. सही है. सो when the high voltage applied across the two electrodes immersed in the liquid, the particle get polarized in the electric field applied between the electrode. अच्छा, जो जब हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं. सही है. इसमें हम रखेंगे क्या रखेंगे, इलेक्ट्रोड्स. सही है. कल मेरी कोशिश होगी कि मैं एक लैब एक्सपेरिमेंट आप लोगों को समझाऊं. सही है. किसी वीडियो की मदद से, ताकि आप लोगों को ये भी समझ आ जाए कि ये लैब में असल में होता किस तरह है. आल दो कि हमारे कोर्स में लैब नहीं है. सही है. ये 3-0 है, इसमें लैब नहीं है. मगर फिर भी थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि ये, यानी इसकी टेस्टिंग किस तरह होती है या इसका ब्रेक डाउन किस तरह होता है. सही है. तो ये कह रहे हैं कि हमने इलेक्ट्रोड में इसको इमर्स कहते हैं, डूबना. सही. तो 2 इलेक्ट्रोड्स को हमने इमर्स किया है लिक्विड में, और अब हम इसको हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे. सही है. यहाँ से हमने इसको हाई वोल्टेज अप्लाई किया, और अब क्या होगा कि जो पार्टिकल्स हैं ये पोलराइज हो जाएंगी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की. यानी एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी जिसकी वजह से ये पोलर पार्टिकल्स पोलराइज हो जाएंगे. अच्छा, अब हम एज्यूम करते हैं कि जो पार्टिकल है वो स्फेयर शक्ल में है, ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए.
अब अगर इरेगुलर, फॉर एग्जांपल इरेगुलर शेप, ये अब ये लेट सपोज एक इरेगुलर शेप हमने लिया, तो इसमें यानी इसमें कैलकुलेशन करना मुश्किल होगा, तो इसलिए अपनी कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम एज्यूम करते हैं कि जो हमारा जो कंटेमिनेंट पार्टिकल है वो है स्फेरिकल शेप का, सही है, और उसका रेडियस है आर, इसका जो रेडियस है वो है क्या है, वो है आर। तो अब इस पार्टिकल पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक स्ट्रेस अप्लाई होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। जाहिर बात है कि ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इसकी जद में आएगा, तो इस पे एक स्ट्रेस अप्लाई होगा, एक फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, सही है। तो assume these particles to be sphere of radius r, these particle get polarized, ये पोलराइज होंगे इनकी वजह से, एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सपीरियंस, और एक फोर्स का सामना करेंगी, सही है। वो फोर्स जो है वो उसकी वैल्यू कितनी होगी, वो ये है एफ इज इक्वल टू आर क्यूब एप्सिलॉन 1 माइनस एप्सिलॉन 2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन 1 प्लस 2 एप्सिलॉन 2 ई और डी ई बाय डी एक्स। अच्छा, अब ये जो है ये है पोलराइजेशन। तो ये x जो है यानी पोलराइजेशन की वो है वो डायपोल मोमेंट है, सही है। मैंने आपको बताया था कि अब ओरिजिनली ये जो है इस तरह फॉर्म में होता है, सही है। सो अब ये एलोंगेट होगा, तो जब ये एलोंगेट होगा तो वो यानी इधर चला जाएगा और ये इधर चला जाएगा, तो इसमें ये जो डिस्प्लेसमेंट तय किया ये है x, सही है, ये है x, तो डी ई बाय डी एक्स, ठीक है जी। अच्छा, तो अब आर जो है इसकी परमिटिविटी सॉरी रेडियस है पार्टिकल का, और ई वन एप्सिलॉन वन और एप्सिलॉन टू क्या है, एप्सिलॉन वन लिक्विड की डाइलेक्ट्रिक है और एप्सिलॉन टू कंटेमिनेंट की डाइलेक्ट्रिक है। यहाँ पे हमने कंटेमिनेंट सॉलिड दिया है, इसके बाद हम वो ले लेंगे गैसियस कंटेमिनेंट ले लेंगे, वो भी एप्सिलॉन टू ही होगा, सही है। अच्छा, एप्सिलॉन वन है लिक्विड, सही है। तो अब इस पे जो फोर्स अप्लाई होगा वो ये है। अब हम दो केसेस पढ़ते हैं, अगर कंटेमिनेंट सॉलिड हुआ तो क्या होगा और अगर कंटेमिनेंट लिक्विड होगा तो क्या होगा। दोनों के लिए फोर्स की वैल्यू ये है, जस्ट इसकी डायरेक्शन जो है वो स्ट्रेस की डायरेक्शन, कौन किस पे स्ट्रेस अप्लाई करेगा, सही है, तो वो हम देखते हैं, सही है। अच्छा, इफ दिस फील्ड, ये जो फील्ड इलेक्ट्रोड ये देखिए इलेक्ट्रोड्स हैं, इसका अपना फील्ड होगा। इफ दिस फील्ड एक्सीड्स द ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ऑफ द लिक्विड, अगर ये इस फील्ड जो है इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ से ज़्यादा हो जाएगी तो आपको पता है कि क्या होगा, लोकल ब्रेक डाउन विल अकर, एक लोकल ब्रेक डाउन अकर होगा। कल इंशाल्लाह मैं एक लैब की वीडियो है, उसमें मैं आपको डबिंग करूंगा तो आपको मैं समझाऊंगा कि ये किस तरह लोकल ब्रेकडाउन किस तरह होता है, ठीक है। लोकल ब्रेकडाउन विल अकर नियर द पार्टिकल्स, सही है, पार्टिकल के करीब ब्रेकडाउन अकर होगा, एंड दिस विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ गैस बबल्स विच मे लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ द लिक्विड। और चूंकि हीटिंग होगी तो हीटिंग की वजह से बबल्स बनते हैं, जिस तरह कोई भी चीज़ बॉयल होती है तो हीट की वजह से उसमें बबल्स बन जाते हैं, तो ये भी यहाँ पे भी उस तरह का सीन है, सही। The value of the breakdown strength of the liquids containing solid impurities was found to be much less than the value for the pure liquids. जाहिर बात है कि कंटेमिनेंट्स उसमें होते हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतने ज़्यादा कंटेमिनेंट हैं कि वो लिक्विड के पार्टिकल से भी ज़्यादा है, नहीं। कंटेमिनेंट की मिकदार तो आटे में नमक की बराबर होती है, सही। सो जो वो है लिक्विड के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू द सॉलिड, सही है। इसीलिए ठीक है जी। तो द इम्प्योरिटी पार्टिकल्स रिड्यूसेस द ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ, इन इम्प्योरिटी की वजह से ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर हो जाता है। यानी पिछले क्लास में हमने पढ़ा था, आप अगर आप लोगों को याद हो तो, द प्रेजेंस ऑफ 0.001% ऑफ द मॉइस्चर इन द लिक्विड,
causes reduces the dielectric strength to 20% of its original value. अगर उसमें वो ना होती तो फॉर एग्जांपल वो 100% होता और आप 0.01% ऑफ द मॉइस्चर या द ड्रॉपलेट प्रेजेंस एज द कंटेमिनेंट इन द लिक्विड पार्टिकल reduces its dielectric strength to 20%. यानी बहुत ही ज़्यादा असर इसका होता है. तो impurity particles reduces the dielectric breakdown strength, and it was also observed that the larger the size of the particle, the lower were the breakdown strength. जितना particles बढ़ते जाएंगे कंटेमिनेंट के सॉलिड पार्टिकल्स, इसी तरह इसकी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उतनी कम होती जाएगी. यानी जितना स्टैंडर्ड गिरता जाएगा उतनी डायलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कमज़ोर होती जाएगी. अच्छा, अब हम दो केसेस की मैं बात कर रहा था, वो दो केसेस हम पढ़ते हैं. अब पहला केस है इफ़ एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1. एप्सिलॉन 1 किसका वो था? लिक्विड का. याद है आप लोगों को? ये देखिए, ये लिक्विड का एप्सिलॉन 1 और कंटेमिनेंट का एप्सिलॉन 2 है. ठीक है, वो गैस भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है. अच्छा, अब एप्सिलॉन 2 इज ग्रेटर देन एप्सिलॉन 1. क्या मतलब है? मतलब ये है कि द प्रेजेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, प्रेजेंस ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स हैं इन द लिक्विड. इसीलिए एप्सिलॉन 2 जो है एप्सिलॉन 1 से ग्रेटर है. एप्सिलॉन 1 लिक्विड का है, तो अगर किसी चीज़ का एप्सिलॉन वो लिक्विड से भी ग्रेटर है तो वो किसका हो सकता है? सॉलिड का हो सकता है. सही. दिस फोर्स इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एरिया ऑफ द मैक्सिमम स्ट्रेस. सही. तो वो मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई करेगा, मैक्सिमम स्ट्रेस की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी. और अगर एप्सिलॉन 2 इज लेस देन एप्सिलॉन 1 है, यानी क्या मतलब? मतलब ये है कि जो फोर्स की डायरेक्शन है वो लिक्विड सॉलिड पे अप्लाई करेगा और उसको पोलराइज होने की कोशिश करेगा. सही. लिक्विड जो है वो सॉलिड पे टुवर्ड्स द मैक्सिमम स्ट्रेस होगा. सही. यानी सॉलिड पे पार्टिकल्स पे अप्लाई करेगा. और इफ वी हैव एप्सिलॉन 2 इज लेस देन एप्सिलॉन 1, क्या मतलब है? एप्सिलॉन 1 तो आपको पता है कि वो लिक्विड का है. तो अगर किसी चीज़ की परमिटिविटी लिक्विड से कम है तो वो किसकी हो सकती है? गैसेस की. यानी यहाँ पे अब एप्सिलॉन 2 से मुराद गैस है क्योंकि उसकी परमिटिविटी लिक्विड से कम है. और यहाँ पे से एप्सिलॉन 2 से मुराद क्या है? सॉलिड पार्टिकल से. सही. इफ गैस बबल्स आर प्रेजेंट इन द लिक्विड. ये गैस बबल्स दो तरीके से हो सकते हैं. या तो यानी हीट की वजह से बबल्स बने हैं. सही है. तो और या जब इसमें आप लिक्विड डाल रहे थे, यानी आपको पता है अब ये फॉर एग्जांपल ट्रांसफार्मर ऑयल है और आप दूर से इसमें डाल रहे हैं, तो जब ये इसको स्ट्राइक करेगा. सही है. तो ज़ोर की वजह से यहाँ पे जो है वो बबल्स बन जाते हैं. तो या तो डालते वक्त बबल्स बन गए और या हीट की वजह से बबल्स बन गए. तो किसी भी तरीके से बबल्स बन गए. अब द फोर्स विल बी डायरेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया ऑफ लोअर स्ट्रेस. सही है. अब क्या होगा कि अब लिक्विड जो है इन गैसेस पे वो करेगा. इस केस में ये था कि लिक्विड सॉलिड पे अप्लाई कर रहा था. सही है. सॉलिड पे स्ट्रेस अप्लाई कर रहा था, इसको पोलराइज करने की कोशिश कर रहा था. और यहाँ पे लिक्विड जो है अब गैसियस पार्टिकल, यानी दोनों केसेस में क्या है कि जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो लिक्विड की तरफ से कंटेमिनेंट पे अप्लाई हो रहा है. सही. और अगर हम देखें फॉर एग्जांपल हम कोई अपनी आपसे वैल्यूज ले लें, एप्सिलॉन 1 की वैल्यू ले लें और एप्सिलॉन 2 की वैल्यू ले लें. पहले हम एप्सिलॉन 1 की वैल्यू ज़्यादा ले लेते हैं. ठीक है. ताकि सॉलिड की मिसाल सामने आ जाए. यानी फॉर एग्जांपल एप्सिलॉन 1 हम ज़्यादा ले लेते हैं, यानी हम सॉलिड की मिसाल ले लेते हैं. ठीक है. एप्सिलॉन 1 तो लिक्विड का है, एप्सिलॉन 1 लिक्विड का है. एप्सिलॉन 1 फिक्स हम लेंगे, दोनों केसेस में एप्सिलॉन 1 हम फिक्स लेंगे 10 फॉर एग्जांपल. और एप्सिलॉन 2 को हम सॉलिड लेते हैं, ये एप्सिलॉन 2 को ज़्यादा कर देते हैं. ठीक है. तो हम इसको 20 ले लेते हैं. ठीक है. सॉलिड. तो 10 माइनस 20 ये माइनस में आएगा. ठीक है. तो वैल्यू जो है वो जो भी आएगी वो माइनस में आएगी. अच्छा, अब हम एप्सिलॉन 2 को गैसियस लेते हैं, यानी इसको लिक्विड से भी कम कर देते हैं. फॉर एग्जांपल अब हम लेते हैं 5.
सही। अब हम जब 5 लेंगे तो 10 - 5 इससे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इससे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। सही। तो चाहे नीचे जो भी होगा यानी वैसे वो तो वैसे भी प्लस है, चाहे 10 + 20 है तब भी पॉजिटिव आएगा, या 10 + 5 हो तब भी पॉजिटिव आएगा, मगर ऊपर नेगेटिव, इस केस में नेगेटिव आ रहा है और इस केस में पॉजिटिव आ रहा है। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि एक में जो फोर्स की डायरेक्शन है दूसरे में वो उससे अपोजिट है। सही है ना, दूसरे में वो उससे अपोजिट है। एक में नेगेटिव वैल्यू आ रही है, दूसरे में पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। तो फोर्स के नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है, मतलब ये होता है कि फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है। सही। तो पहले टुवर्ड्स द मैक्सिमम था, अब टुवर्ड्स द लोअर स्ट्रेस है। सही है। इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट आर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे देखें वो टुवर्ड्स द मैक्सिमम टुवर्ड्स द लोअर, वो वैल्यू से भी आपको समझा दिया कि एक की जो वैल्यू आ रही है वो दूसरे की उससे ऑपोजिट यानी नेगेटिव आ रही है, उससे ऑपोजिट आ रही है। सही। इफ द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट आर लार्ज, अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स होंगे, दे बिकम अलाइंड ड्यू टू दीज फोर्सेज एंड दस फॉर्म ए स्टेबल चेंज ब्रिजिंग द इलेक्ट्रोड गैप काजिंग ए ब्रेक डाउन बिटवीन द इलेक्ट्रोड। क्या मतलब है, मतलब ये है अगर पार्टिकल्स ज़्यादा हैं तो वो आपस में मिल के चेन बना देते हैं, और वो चेन बढ़ बढ़ के इतना होता है कि वो पूरे इलेक्ट्रोड्स के बीच जो गैप होता है, यानी ये अब इलेक्ट्रोड है, सही है, और ये इलेक्ट्रोड है, सही है। तो क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स चेन बना के इन दोनों के बीच ब्रिज बना देता है, यानी क्या होता है कि बहुत आसानी से ब्रेक डाउन अकर हो जाता है, बहुत आसानी से ब्रेक डाउन अकर हो जाता है। अगर बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स हों तो वो चेन बना देते हैं और वो इलेक्ट्रोड्स के बीच जो गैप है उसको उसका ब्रिज बना के, ताकि ब्रेक डाउन बहुत आसानी से हो जाए। तो यानी पार्टिकल्स की का ज़्यादा होना ये खतरनाक, और ज़्यादा ख़तरनाक है। सही है। इफ़ देयर इज़ ओनली ए सिंगल कंडक्टिंग पार्टिकल, अगर सिर्फ सिंगल कंडक्टिंग पार्टिकल है बिटवीन द इलेक्ट्रोड, इट गिव राइज टू ए लोकल इलेक्ट्रिक फील्ड एनहांसमेंट डिपेंडिंग ऑन इट्स शेप। ठीक है। तो ये क्या करता है कि कम है तो बस ये लोकली वहाँ पे ब्रेक डाउन अगर होता है, और अगर ज़्यादा है तो वो एक ब्रिज सा बना देते हैं, चाहे वो सॉलिड के फॉर्म में हो, चाहे अगर लिक्विड गैसेस के फॉर्म में हो तो वो बबल बना देते हैं, और वो बबल जो है आहिस्ता आहिस्ता इनलार्ज होता है, यानी छोटे छोटे बबल मिलके एक बड़ा बबल बना देते हैं, और वो पूरे जो इन दोनों के जो बीच गैप है इसको ब्रिज कर देता है। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये कि बहुत आसानी से इसकी अब लिक्विड की ब्रेक डाउन हो जाती है। सही है। तो ये एक थ्योरी, यानी सर सस्पेंडेड गैस की पार्टिकल। हालत में क्या होता है? जी। गैस की हालत में क्या होता है? सॉलिड की हालत में बबल्स होते हैं, गैस की हालत में? सॉलिड की हालत में बबल्स नहीं होते, सॉलिड की हालत में सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है। ओके, सॉरी सर। सॉलिड के ठीक है सर। जर्रात जो हैं, सही है, सॉलिड के जर्रात थोड़े थोड़े, ठीक है, ये इस तरह आपस में मिलके इस तरह एक यानी इनके जो बीच गैप है इसको ब्रिज कर देते हैं, और गैस की उसमें बबल्स होते हैं। सही है? इसलिए इस थ्योरी का नाम है सस्पेंडेड पार्टिकल थ्योरी, यानी पार्टिकल्स जो हैं वो इस बीच में सस्पेंडेड है, लहरा रहे होते हैं। सही है। तो उसकी वजह से ब्रेक डाउन हो, ये एक थ्योरी है। सही है। और ये इनका एक कहना है, ये लॉ नहीं है। सही। बाज़ दफ़ा ये यानी ठीक होता है, बाज़ दफ़ा जो है ये गलत भी हो जाता है। तो इनके कहने का ये मकसद है। दूसरी थ्योरी कुछ और कह रही है। ठीक है। ये यहाँ पे कह रही है, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये कैविटेशन एंड बबल, कैविटी खाली जगह को कहते हैं, और बबल्स आपको पता है, ये आप बबल्स को और कैविटी को इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि ये इनकी वजह से ये होता है। तो अब हम देखते हैं कि ये क्या सीन है। इन प्रैक्टिस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अचीव 100% प्योर डायलैक्ट्रिक। ठीक है। ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आप प्योर डायलैक्ट्रिक कभी भी हासिल नहीं कर सकते, इसमें ज़र्रात कुछ ना कुछ इधर उधर से वो मिल जाते हैं। सही। द मोर कॉमन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेक डाउन लिक्विड इंसुलेट मटेरियल इज द फॉर्मेशन ऑफ कैविटी और बबल। अच्छा, ये थ्योरी ये कहती है कि जो सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल जो ब्रेक डाउन के लिए है वो है कैविटीज़ एंड बबल्स। ठीक है। कैविटी होल्स को या खाली जगह को कहते हैं।
processes have been suggested to responsible for the formation of the vapor bubbles। ये वो चार चीज़ें हैं जो कि ये कह रहे हैं कि ये थ्योरी ये कहती है कि इसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, पहले क्या है, गैस पॉकेट्स एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड यानी ये कहती है कि जो इलेक्ट्रोड्स हैं, सही है, तो इन इलेक्ट्रोड्स के, आपको पता है कि अमूमन हम जो इलेक्ट्रोड्स लेते हैं वो स्फेरिकल शेप में लेते हैं ताकि यूनिफॉर्म फील्ड क्रिएट हो। तो ये कह रहे हैं कि ये जो है, ये जो सरफेस है, इसमें इस यहाँ पे ये चूंकि गर्म होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसे प्रोड्यूस होती है, ये गर्म होता है, तो यहाँ पे इसके सरफेस पे ही गैस पॉकेट्स बन जाते हैं। जिस तरह इसकी मिसाल इस तरह है, जैसे आप यानी कोई कुकिंग कर रहे हैं या चाय वगैरह बना रहे हैं, यहाँ पे आप पानी होता है, तो चूंकि ये वाला सरफेस ज़्यादा गर्म होता है तो बबल सबसे पहले इधर बनते हैं, ठीक है ना, इसके सरफेस पे। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोड जो है इसमें हीट की वजह से गैस पॉकेट्स बनते हैं, और यही गैस पॉकेट्स जो हैं ब्रेक डाउन का सबब बनती हैं, ब्रेक डाउन का सबब बनती हैं। दूसरा जो है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन स्पेस चार्ज विच मे बी सफिशिएंट टू ओवरकम सरफेस टेंशन। अच्छा, सरफेस टेंशन लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, आपको पता है, सही है। ये जो हार्डनेस और सॉफ्टनेस का भी इससे अंदाज़ा होता है कि बाज़ जो हैं वो जाग ज़्यादा बनाती हैं, बाज़ पानी जो है वो जाग कम बनाती हैं। अब इसमें क्या है, ये सरफेस टेंशन, ठीक है, और इन सरफेस टेंशन की वजह से इसमें होते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस, यानी लिक्विड की क्वालिटी, सही है, लिक्विड की क्वालिटी अगर अच्छी होगी, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस अच्छे होंगे, यानी उसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा, तब इसको इसमें ब्रेक डाउन करना वो मुश्किल होगा। इसकी मिसाल मैं आपको विस्कोसिटी से देता हूँ, सही है, यानी जितना उसमें गाढ़ापन ज़्यादा होगा उसमें इतनी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होंगी, उतना जो है उसकी सरफेस टेंशन को ओवरकम करना यानी उस पर काबू पाना, उसको ख़त्म करना, इसकी सरफेस टेंशन को ख़त्म करना, ये बहुत ही मुश्किल होगा। तो इस वजह से इसमें ब्रेक डाउन करना मुश्किल होगा। तो अच्छा लिक्विड डाइलेक्ट्रिक वो होगा जिसका सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जिसमें सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस इसके सरफेस टेंशन को ख़त्म नहीं कर सकती, उस पर काबू नहीं पा सकते, जिसकी वजह से इसकी ब्रेकडाउन स्ट्रेंथ आसानी से नहीं हो सकती। तो ये लिक्विड की अंदर की जो स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टी है ये उस पर डिपेंड करता है, सही है। बाज़ लिक्विड्स की सरफेस टेंशन ज़्यादा होती है, बाज़ लिक्विड्स की सरफेस टेंशन कम होती है। तो ये लिक्विड की अपनी अंदर की प्रॉपर्टी है, सही है। ये बॉन्डिंग, ये आप या बॉन्डिंग आप कह सकते हैं, बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी है, सही है। अच्छा, तीसरी जो है रीज़न ये है गैसियस प्रोडक्ट्स जो कि कोलिजन, इलेक्ट्रॉन कोलिजन की वजह से बनते हैं। कोलिजन का हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि यानी अगर कहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गया है ब्रेक डाउन की वजह से, तो ये इलेक्ट्रॉन दूसरे न्यूट्रल एटम के साथ कोलाइड होके उससे ही इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता है, तो फिर हमें दो इलेक्ट्रॉन्स मिल जाते हैं, एक ये वाला जो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड है और एक इससे भी निकलने वाला इलेक्ट्रॉन। इसको कोलिजन आयनाइजेशन कहते हैं, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कोलिजन आयनाइजेशन की वजह से गैस प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, तो ये कोलिजन की वजह से आयनाइज हो जाती हैं, और जो लिक्विड है वो डिसोसिएट हो जाता है। डिसोसिएशन का मतलब है टूट जाना, सही। लिक्विड डिसोसिएट होके वो गैस पॉकेट्स बनाते हैं, वो किस वजह से? इलेक्ट्रॉन कोलिजन की वजह से। ये थ्योरी ये कहती है। तो एक रीज़न कोलिजन है, एक रीज़न उसका सरफेस टेंशन का लो होना है, और तीसरा जो है गैस के वो बबल्स जो कि इलेक्ट्रोड के सरफेस पे बनते हैं, और चौथा जो है वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड बाय कोरोना डिस्चार्ज type discharge from the sharp points and irregularities of the electrode surfaces। अच्छा, आपको पता है कोरोना हम पढ़ेंगे भी फाइनल टर्म में इंशाल्लाह, मगर वैसे मैं आपको बता दूं कि कोरोना के अकर होने के मुख्तलिफ रीज़न्स हैं, और इनमें एक रीज़न जो है वो इर्रेगुलर उसका है, शार्प एजेस का है, यानी इस तरह का, यानी स्मूथ कंडक्टर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर जो है इसके इर्द गिर्द कोरोना के डिस्चार्ज
प्रोड्यूस होते हैं। सही है। अच्छा, तो ये तो खैर कंडक्टर की मिसाल हुई। यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रोड की बात की है कि इलेक्ट्रोड आपका इस तरह बना है कि जिसमें शार्प एजेस हैं, छोटे छोटे शार्प एजेस हैं, ये स्मूथ नहीं है। तो अगर शार्प एजेस हैं, इरेगुलरिटीज़ हैं इसमें, ये स्मूथ नहीं है, तब जाके यहाँ पे डिस्चार्ज आसानी से प्रोड्यूस होगा। सही है, इसके इर्द गिर्द। तो ये भी कोरोना टाइप डिस्चार्ज, ठीक है, वो प्रोड्यूस होगा और इसकी वजह से वेपराइजेशन होगी लिक्विड की, यानी वो लिक्विड में आसानी से, क्योंकि स्पार्क की वजह से लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट होता है। आपको वो काला धुआं जो नज़र आ रहा होता है, वो असल में इसकी क्या है, वेपराइजेशन है ना। ठीक है, कोई भी लिक्विड यानी ऑयल जल जाए, तो जब जल जाए तो इससे काला धुआं निकलता है। अब वो काला धुआं क्या है, दैट इज वेपराइजेशन, एंड दैट इज ड्यू टू दिस डिस्चार्ज। ठीक है, और ये डिस्चार्ज क्यों हुआ, ये ड्यू टू द इरेगुलरिटीज और शार्प एजेस एंड इरेगुलर इलेक्ट्रोड सर्फेसिस की वजह से हुआ। सही है, तो ये थ्योरी कह रही है कि ये इस वजह से। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक वैल्यू दी है। अच्छा, अगर बीच में ये टाइम आउट होता है तो फिर मैं दोबारा लिंक सेंड करता हूँ। असल में स्टूडेंट्स लेट आए हैं, मैं उनका वेट कर रहा था, तो मीटिंग टाइम आउट हो गया है। सही है। सो अच्छा, अब it has been suggested that electric field in a gas bubble which is immersed in a liquid of permittivity epsilon 2 is given by this। अच्छा, ये क्या है कि ब्रेक डाउन की वैल्यू है, यानी ब्रेक डाउन कब अकर होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मुझे ब्रेक डाउन की वैल्यू चाहिए, सही है, तो ब्रेक डाउन की वैल्यू है 3 E0 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 2 +2। अब ये E2 क्या है और E0 क्या है और एप्सिलॉन 2 क्या है। एप्सिलॉन 2 जो है वो लिक्विड की परमिटिविटी है, ये सही है। और E0 क्या है, E0 जो है वो गैस का वो है, वेयर E0 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द लिक्विड इन द एब्सेंस ऑफ द बबल। जब बबल नहीं था तब इलेक्ट्रिक ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी E0 थी। अब चूंकि इसमें बबल आ गया है तो अब इसकी परमिटिविटी कम होगी या ज़्यादा होगी, कम होगी ना, तो इसलिए ये डिवाइड किया है इन्होंने। ठीक है ना, पहले अगर लेट सपोज 10 थी, तो अब इस पे डिवाइड कर दें 2 प्लस एप्सिलॉन, लेट सपोज एप्सिलॉन 2 की वैल्यू भी 2 है, तो 2 + 2 4, तो अब 10 डिवाइडेड बाई 4 हो गई, यानी और भी कम हो गया। सही है जी। अच्छा, when the field EB equals the gaseous ionization field, discharge take place which will lead to decomposition of the liquid and breakdown may occur। अच्छा, ये कह रहे हैं कि जब EB की वैल्यू यानी गैसियस के आयनाइजेशन पोटेंशियल तक बराबर हो जाए, यानी EB इतनी रिड्यूस हो जाए कि वो गैसियस के आयनाइजेशन पोटेंशियल के बराबर हो जाए। तो हमने आयनाइजेशन के लिए क्या रूल पढ़ा था कि जब कोई भी फील्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल से के बराबर हो जाए या उससे बढ़ जाए, तब जो है ब्रेकडाउन आकर होगा। तो ये कह रहे हैं कि जब EB इतनी कम हो जाए, यानी बबल्स के बनने की वजह से, कि वो गैसेस के आयनाइजेशन पोटेंशियल तक बराबर हो जाए, तो फिर क्या होगा, फिर डिस्चार्ज होगा। और जब डिस्चार्ज होगा तो हम क्या कहेंगे, भाई क्या हो गया है, हम ब्रेकडाउन आकर हो गया। सही है। अच्छा, ये एक शॉर्ट एक्सप्रेशन था, ये एक लेंथी एक्सप्रेशन है। ये कह रहे कि मोर एक्यूरेट अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर ये है, फिर ये चीज़ है। सही है। अब इसमें ये मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। एप्सिलॉन 2 आपको पता है ये लिक्विड का लिया है इन्होंने, एप्सिलॉन 1 जो है वो गैस का है। ये मेरे ख्याल में ये वो है सरफेस टेंशन है, हाँ सरफेस टेंशन है। ये सिग्मा जो है सरफेस टेंशन है लिक्विड की, आर उस बबल का या सॉलिड पार्टिकल का रेडियस है। ठीक है, वी भी अप्लाइड वोल्टेज है, और E0 में बता चुका हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड व्हेन देयर इज नो बबल। सही है, यानी पेवर लिक्विड में। तो फिर ये सारी वैल्यूज हैं। आप देख रहे हैं कि जितनी आर आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू EB, जितना पार्टिकल का रेडियस बढ़ेगा उतनी EB की वैल्यू कम होगी। EB की वैल्यू कम होने का मतलब क्या है, जल्दी ब्रेक डाउन आकर होगा। EB जितनी ज़्यादा होगी उतना अच्छा है, किसी भी डायरेक्ट्रिक के लिए EB की वैल्यू ज़्यादा होना अच्छा है। यानी EB अगर 1 मेगा वोल्ट है, वोल्ट पर सेंटीमीटर है,
तो ये अच्छा होगा या 10 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 10, ये ज़्यादा अच्छा होगा क्योंकि जल्दी अखर नहीं होगा। तो ये देखिए जितने ये बढ़ेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे भी आर है, उतनी इसकी वैल्यू कम होगी, यानी पार्टिकल के रेडियस का ए बी के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप है, सही। अच्छा, और ये देखें, it can be seen that breakdown strength depend on the initial size of the bubble, which uh, course depend upon the hydrostatic pressure above the bubble and the temperature of the liquid। ये जो है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो है यानी लिक्विड का, हाइड्रो वाटर को कहते हैं, तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये डिपेंड करता है हर बबल पे एक प्रेशर होता है कि वो टूट जाए, ठीक है ना। इसके टूटने के लिए जो प्रेशर होता है उसको हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, सही। और ये जब टूट जाएगा तो ब्रेक डाउन जो है वो आसानी से हो सकेगी फिर, सही। तो ये कह रहे हैं कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, यानी जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना उस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो वो आसानी से टूट जाएगा। और जितना टेम्परेचर हीट लिक्विड का टेम्परेचर कम होगा उतना उस पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा, इसी वजह से उसका ब्रेक डाउन जो है वो कम होगा, यानी स्ट्रेंथ ब्रेक डाउन स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और ब्रेक डाउन अगर होने के चांसेस कम होंगे, सही है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अगर इसमें इनिशियल बबल है तो यानी देखिए ना यहाँ पे रेडियस की वैल्यू है और वो सारा कुछ, अगर इसमें इनिशियल बबल है ही नहीं सिरे से, तो फिर ये थ्योरी जो है देखिए यहाँ पे हमने कहा है कि गैस पॉकेट्स हैं और ये वो सारा कुछ, अगर इसमें इनिशियल बबल है ही नहीं सिरे से तो फिर ये थ्योरी जो है यहाँ पे फेल हो जाती है, ठीक है। दिस थ्योरी डू नॉट एग्री वेल विद द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट, क्योंकि हम जब भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम इनिशियली कोई बबल नहीं लेते, ठीक है ना, ना उसमें गर्म होता है और ना ही उसमें जब हम डालते हैं तब भी एहतियात करते हैं, तब भी बबल क्रिएट होने नहीं देते, तो जब इनिशियल बबल नहीं होगा तो फिर ये थ्योरी फेल हो जाती है। अच्छा, स्ट्रेस्ड ऑयल वॉल्यूम थ्योरी ये क्या कहती है, ये भी आसान है, ये कह रहे हैं कि जितनी जो है वॉल्यूम ज़्यादा होगा पार्टिकल्स का उतना जो है वो ब्रेक डाउन स्ट्रेस कम होता जाएगा, ये ब्रेक डाउन की वैल्यू कम होती जाएगी। क्या मतलब है, मतलब ये है कि देखिए ना स्टार्ट में पार्टिकल्स कम हैं, सही, तो ब्रेक डाउन की वैल्यू ज़्यादा है। अब जितने पार्टिकल्स ज़्यादा होते जाएंगे, ये देखिए ज़्यादा वैल्यू है, सही, तो उतनी जो है ब्रेक डाउन की वैल्यू कम हो रही है, सही। The breakdown voltage is highly influenced by the gas content in the liquid, the viscosity of the liquid, and the presence of the other materials। ये तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, it was proposed that the dielectric field or the breakdown strength of the liquid is a function of largest possible impurity or weak link। जितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी उतना वीक लिंक ज़्यादा होगा, मतलब ये कि उसमें वीक पॉइंट ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि उसमें इम्प्योरिटी की मिकदार ज़्यादा है, उसमें कमज़ोरी ज़्यादा है, वीक लिंक उसमें ज़्यादा है। इट वॉज प्रपोज दैट इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन ऑफ अच्छा इलेक्ट्रिकल ब्रेक डाउन It was proposed that electrical breakdown strength of the oil is defined by the weakest region of the oil, namely the region which is stressed to the maximum by the volume of oil included in that region। यानी जितना उसमें पार्टिकल ज़्यादा होंगे उतना उसमें स्ट्रेस ज़्यादा होगा, उतने उसमें वीक रीजन ज़्यादा होंगे, उतनी जो है ब्रेकडाउन की वैल्यू कम होती जाएगी। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेस ज़्यादा है, तो जब स्ट्रेस ज़्यादा है, क्यों स्ट्रेस ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल ज़्यादा हैं, सही। तो जब पार्टिकल ज़्यादा हैं तो इस पर स्ट्रेस ज़्यादा होगा और उससे ब्रेकडाउन की वैल्यू कम हो जाएगी, और हमें ये यानी अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें वीक पॉइंट ज़्यादा हैं, और जितना उसमें पार्टिकल्स कम होंगे उस पर उतनी जो है स्ट्रेस कम होगा, उतना जो है उसमें वीक लिंक्स कम होंगी।